इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। इस बार एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब हम सोचते हैं कि अगली बार जो एग्जाम होगा उसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन करके और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी वो आदत बनी हुई है ना कि अभी तो सब जहन बन जाता है, उसके बाद डेली रूटीन में हम आ जाते, फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाती। अब जब एग्जाम आई अब वापस वही टेंशन लेके प्रिपरेशन करते। पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि इन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को बहुत लोनलीनेस फील करने लगते हैं कि मतलब मेरे घर वाले ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वालिदैन से बज़ा औक़ात हम शाउटेड वॉइस में या लाउड वॉइस में बिहेव होता है, अदरवाइज अपने भाई हो तो उनसे एक मिसबिहेव वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ऐसे हालात में मुझे या ऐसे इस्लाम को क्या करना चाहिए? अभी जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, वो कॉलेज जा रहा है बट वो अफेयर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसे ताना मारा जाता है कॉलेजेस में कि तू अफेयर नहीं कर सकता। उसकी पर्सनल लाइफ पे उस पर क्वेश्चंस उसको किए जाते हैं। तो इस पे आप अपनी रहनुमाई फरमाएं। कॉलेजेस में एक चीज़ बड़ी आम है, रैगिंग्स के नाम से बड़ी मशहूर है। आप में से किसी के साथ रैगिंग हुई है कॉलेज में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफजीएन चैनल के व्यूवर्स, एफजीएन चैनल पर हम एक न्यू प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिसका नाम है सक्सेस जंक्शन। ये प्रोग्राम खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ सल्यूशन चाहते हैं। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में होता है और हर किसी के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो हम सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए कुछ कम्युनिटीज़ को अपने इस प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे एज अ गेस्ट। इंशाल्लाह अलग अलग कम्युनिटी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी और पर्टिकुलर उस कम्युनिटी से रिलेटेड हम कुछ उनके इश्यूज को सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, एड्रेस करेंगे और उन्हें कुछ सल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे साथ जो कम्युनिटी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही है वो है स्टूडेंट्स कम्युनिटी। माशाल्लाह। तो ये जो आप माशाल्लाह प्यारे प्यारे चेहरे देख रहे हैं इन यंगस्टर्स के, ये है हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है, बल्कि ये इतने ही स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट्स जो आज मुझे एफजीएन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये उन सब स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं एफजीएन चैनल पर और उनके प्रॉब्लम्स को इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में ये पेश करने की, रखने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मालूम करके आपको इंशाअल्लाह सवजल एक बेटर लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का एपिसोड है स्टूडेंट्स के साथ। वैसे भी बहुत मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं कि आज स्टूडेंट्स कितनी तैयारी के साथ आए हैं। माशाल्लाह आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स? अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वैसे? अच्छा, आप नहीं, आपने हाथ नहीं उठाए? जी नहीं, मैं स्टूडेंट्स नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन हो चुका है। अच्छा, यानी माशाल्लाह एक प्रोफेशनल भी हमारे साथ है। क्या करते हैं आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एज अ सेल्स मैनेजर एक पर्टिकुलर कंपनी में जी। इस प्रोफाइल पे काम करता हूँ, जहाँ पर मुझे एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स के इंटरेक्शन करना, ऐसे स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह अभी पढ़ रहे हैं उनके साथ ज़्यादा मेरा उठना बैठना, अच्छा, फिर उनके थ्रू से उनके फीडबैक जमा करना, फिर उसके रिलेटेड वर्क प्रोफाइल सेट करना, जी जी जी। सब ये तमाम काम मुझे ओके, हैंडल करना होता यानी किसी ज़माने में आप भी स्टूडेंट थे? है। जी बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है। एक कामयाब मॉडल भी हमारे सामने बैठा हुआ है कि जो स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हुआ है। वैसे हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इंशाल्लाह इन स्टूडेंट्स में से ही कभी हम भी हुआ करते थे। तो आज स्टूडेंट्स जो कि हमारी ही कम्युनिटी है, इनसे बात करेंगे और इनके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। और मेरे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेशल गेस्ट भी होते हैं जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माशाल्लाह मेरे साथ दावत इस्लामी इंडिया के एक डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी शब्बीर अत्तारी भाई भी मौजूद है। शब्बीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। माशाल्लाह आप मेरे इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। आप तैयारी किए ना? सवालात है? मैंने बोला है सबको कि हमारे स्टूडेंट्स जो है पूरे नेशन के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे सवालात लाए आपने कुछ भारी और दमदार सवालात हैं? चलिए शुरू करें। किससे पहले शुरू करेंगे? कौन पहला सवाल करेगा? आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप क्या स्टडी कर रहे हैं वो बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आदिल नूरुल हुदा अंसारी।
जी ठीक। क्या सवाल है? सवाल ये है कि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम जब हम सोचते हैं कि इस बार एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, अब हम सोचते हैं कि अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन करके और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। थोड़े दिनों तक ये कॉन्फिडेंस बना रहता है, इस पर काम भी होता है, हम पढ़ते भी हैं, बट थोड़े दिनों के बाद वो कॉन्फिडेंस धीरे 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 ख़त्म हो जाता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इस चीज़ के लिए आपकी रहनुमाई चाहिए। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम किस किस को है? सबको है। अच्छा, यानी अगर गौर करें ना तो ये ऐसा प्रॉब्लम है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, बल्कि उमूमन सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इस्तिकामत का ना होना। रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ करना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। भाई जब तक करोगे नहीं तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब करना शुरू करो तो उसको कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंटली आप कोई काम करते हो तो आप में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं ना, जो भी आपने अपने अंदर कमी देखी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब आपको पता है कि मेरे मार्क्स जो है मैथ्स में कम आए हैं और मुझे 100 में से एटलीस्ट 95 स्कोर करना चाहिए था और आपके मार्क्स है सिर्फ 50। अब आप 45 मार्क्स पीछे हैं, कैसे स्कोर करेंगे वो 45 मार्क्स? एक बार में जज्बे से आएंगे और बुक उठाकर पढ़ेंगे और रात दिन पढ़ रहे और अचानक से आपने जो है वो 1-2 दिन पढ़ाई की और उसे बुक को रखकर बंद करके छोड़ दिया कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, और फिर एग्जाम के टाइम पे पढ़ना शुरू किया, फिर आपके 50 नहीं उससे भी कम मार्क्स आएंगे। अगर आप डेली पढ़ेंगे, डेली इंप्रूवमेंट करेंगे, तब आपको कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगी। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं और वो है डेली यू हैव टू गिव ओनली 1% इंप्रूवमेंट। सिर्फ कितना परसेंट इंप्रूवमेंट लाना है? 1% इंप्रूवमेंट। अपनी लाइफ में चाहे आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपने अपनी शॉर्टकमिंग्स देख ली कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे क्या क्या इश्यूज हैं, उसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब ये जो आपको 50 से 95 की जर्नी तय करनी है, तो उसके लिए आपको डेली सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट लेकर आना है। और एक जो है वो रूल फॉलो करना है, वो रूल है डोंट ब्रेक द चेन। ओके, ये रूल है डोंट ब्रेक द चेन। चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी आपने 1% इंप्रूवमेंट आज किया, फिर कल भी आपको 1% इंप्रूवमेंट करना है, फिर परसों भी आपको 1% इंप्रूवमेंट करना है, सिर्फ 1%। क्या हम अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने इस एजुकेशन के अंदर 1% इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते? डेली दे सकते ना? तो जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट डेली देंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि 50 से आप 95 बल्कि 100% पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल फॉलो करें, डेली 1% इंप्रूवमेंट लेकर आना है एंड डोंट ब्रेक द चेन। चेन नहीं टूटना चाहिए। तो जब आप कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं ना, तो आप अपने गोल्स तक आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भी फेलियर का सामना हो, एग्जाम में मार्क्स कम आए, ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, तो उसके लिए कभी भी फेलियर से घबराना नहीं है कि जनाब मैं तो फेल हो गया, मैं तो कामयाब नहीं हो पाया। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट बैक अप। तो जितनी बार आप गिरे, उतनी बार उठने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया हमको, ये सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा सा दिया है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि ये हुआ ये कि हमारी हैबिट में शामिल, ये हमारी आदत हो चुकी है। हमें कभी कुछ चीज़ें बताई भी जाती है, पता भी होती है, लेकिन फिर भी वो आदत बनी हुई है ना कि अभी तो सब जहन बन जाता है, उसके बाद डेली रूटीन में हम आ जाते, फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाती। अब जब एग्जाम आई, अब वापस वही टेंशन लेके प्रिपरेशन करते। तो ये हमारी हैबिट को चेंज करने के लिए हम क्या करें? हैबिट को चेंज करने के लिए आपको बार बार जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बार बार कोशिशें करता रहना होगा। अगर आप कोशिशें करते रहेंगे, समझो मिसाल के तौर पे आपने 2-3 दिन तक कंटिन्यू कोशिश की, बट 1-2 दिन गैप हो गया, फिर से जो है वो रिटर्न आइए, फिर से कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि जो है वो गैप हो गया तो अब डायरेक्ट किताब को कहेंगे दोस्त अभी हम डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि जो है वो 1-2 दिन गैप हो गया, ओके यार बहुत बड़ा लॉस हो गया है, और अपने ऊपर ना एक प्रेशर बनाए। और वो प्रेशर क्या है
कि अगर मैं 1-2 दिन स्टडीज़ को मिस करूँगा तो जो मेरा 2 दिन का लॉस हुआ है वो मैं कवर करूँगा, ठीक है। ये प्रेशर होना चाहिए। तो वो आप जब आपके नफ्स को पता रहेगा कि भाई ये जब 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करता है ना, तो फिर उसके बाद में गैप होने के बाद में ये अचानक से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगता है, रात दिन पढ़ना शुरू कर देता है। इससे बेहतर तो ये है कि ये डेली थोड़ा थोड़ा पढ़े। तो फिर आपका नफ्स, आपका इनर सोल आपको कोऑपरेट करेगा कि भाई इससे बेहतर यही है कि तू रोज़ पढ़, डेली पढ़, ताकि थोड़ा थोड़ा तू पढ़ेगा और मैं भी रिलैक्स रहूँगा। और अचानक से तू जो इतनी किताबें लेकर एक दिन में पढ़ना शुरू कर देता है, ये तो भाई हम थक जाते हैं। तो इस तरह जो है वो अपने आप को ट्रेन करें, अपने माइंड को ट्रेन करें और इस्तिकामत हासिल करने की कोशिश करें। याद रखिए हम भी ह्यूमन बीइंग हैं और जो मिलियनेयर बिलियनेयर है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है। वो कोई डिफरेंट लोग नहीं है, किसी डिफरेंट प्लैनेट पे नहीं रहते हैं, हमारे साथ इसी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने कोशिश की, एफर्ट्स लिए, तब जाकर वो आज सक्सेसफुल बने और आज हम उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं। हमको अगर कामयाब होना है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी भी सक्सेस स्टोरी पढ़ें और हमें भी जो है वो जाने, हमें भी पहचाने कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी नाम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लेने पड़ेंगे और एफर्ट कंसिस्टेंसी के साथ लेने होंगे, ताकि जो है वो हम भी इन सक्सेसफुल लोगों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप में से अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? अच्छा आप करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान तारी। नोमान भाई, माशाल्लाह। नोमान भाई आप भी स्टडी करते हैं? जी, कौन सी स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड। ओके, कॉमर्स साइंस? साइंस। साइंस स्टूडेंट है जी। जी। नोमान भाई बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बापू, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते और समटाइम्स ये होता है कि मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि इन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो इससे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को बहुत लोनलीनेस फील करने लगते हैं कि मतलब मेरे घर वाले ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के मेरा क्या होएगा? तो इसलिए आप रहनुमाई फरमा दें। जी ठीक है, हैव अ सीट। देखिए ये जो प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताया कि पेरेंट्स हमको दूसरों से कंपेयर करते हैं, एक्चुअली पेरेंट्स भी है ना न्यू मोटिवेट करने के इन्वेंशंस करते रहते हैं। अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। सम टाइम जो है वो हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं, कुछ जुमले ऐसे बोलेंगे, कुछ हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे कि हमें एहसास हो। एक्चुअली प्रॉब्लम हम में, अगर देखें ना, ये जो पेरेंट्स हमको कभी हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? वाई दे आर डूइंग लाइक दिस? इसकी वजह क्या है? हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। देयर इज समथिंग मिसिंग इन आवर ओन पर्सनैलिटी। हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए पेरेंट्स कोशिश करते हैं और वो अलग अलग तरीके से हमें समझाते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है, याद रखिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब पेरेंट्स इस तरह की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार अम्मी और अब्बा है ना हमेशा दूसरों की तारीफ़ करते हैं, मेरी कभी तारीफ़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमें मोटिवेट करने के लिए करते हैं और हमें एग्जाम्पल देते हैं, हमें समझाते हैं, बताते हैं कि देखो फ़ला कितना कामयाब है, फ़ला ने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। तो उनको बेटा जो है वो अपना दुश्मन नहीं समझा। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं और अगर पेरेंट्स हमें अपने हाल पर छोड़ देना तो यकीन मानिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी हम इतने इमैच्योर हैं और स्पेशली जो आपकी एज है वो एज इतनी इमैच्योर है कि आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करने भी नहीं आता है। आपको लगता है मैं बड़ा हो गया, आप बड़े हो गए। आपकी एज कितनी है बेटा? 17। यानी आप कानूनी तौर पे भी बड़े नहीं हुए। ही इज नॉट अडल्ट। अडल्ट कौन सी एज में होते हैं? 18 में होते हैं, ठीक है। आपको लाइसेंस बनाने देगी गवर्नमेंट? नहीं देगी। इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार यू नीड अ लाइसेंस, और लाइसेंस बनने के लिए कितनी एज होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो इसका मतलब है आप जो है वो, अगरचे आपकी हाइट बड़ी हो गई है और आपके चेहरे पे दाढ़ी आ गई माशाल्लाह, बट अभी भी आपका जहन जो है वो बच्चों वाला है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप ग्रो नहीं हुए, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हैं। तो पेरेंट्स जो है वो हमारा भला चाहते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं। हाँ ये है कि जो है वो जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको मैं एक जो है वो एफजीएन चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपने बच्चों को आप जो है वो मोटिवेट करें और मोटिवेट करने की भी पॉजिटिव वेज फाइंड आउट करें। वो क्या पॉजिटिव वेज है जिस तरीके से हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो पेरेंट्स की बातों से आप डिसहार्ट ना हो जी। लेकिन सर
पेरेंट्स के साथ टीचर्स भी है ना, हमें कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट से, तो हम भी लोनलीनेस फील करने लगते, तो हमें भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम क्या करें? बेचारे स्टूडेंट्स, कितना बर्डन है स्टूडेंट्स पे। बैठ जाइए बेटा। सब लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से, ठीक है? तो बर्डन फील कर रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि जो है वो आप अलोन हैं, कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। घर में जाओ तो घर में ताने सुनने पड़ रहे हैं, और स्कूल में जाओ तो स्कूल्स में टीचर से ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो करे क्या? देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो ना, आपको लोनलीनेस फील हो, तो लोनलीनेस को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका आसान फॉर्मूला है, एक प्रोवर्ब है, कहा जाता है, अ बर्डन शेयर्ड इज़ अ बर्डन हाफ्ड एंड अ जॉय शेयर्ड इज़ अ जॉय डबल्ड। यानी जब आप अपनी तकलीफ़ को बांटते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी तकलीफ़ जो है वो आधी हो जाती है। और जब आप खुशियों को लोगों के साथ तकसीम करते हैं, खुशियों को लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी खुशियाँ डबल हो जाती हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करें। कोई ना कोई आपके घर में होगा जो आपकी बात को समझ सकता होगा, आप उन्हें बताइए। हो सकता है आपकी अम्मी जान हो सकता है कि वो आपके अब्बू हो, आपके बड़े भाई, या आपके कज़िन ब्रदर हो। तो इस तरह जब आप एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, जिनके साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं और उनसे सजेशन ले सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह जो ये लोनलीनेस वाली बात आपने कही है ना बेटा, ये जो फैक्टर आपने बताया लोनलीनेस का, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जब आप अपने प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट शेयर ऐसे से करना चाहिए कि जो आपको वाकई में कुछ सोल्यूशन दे सके। हमारे कनेक्शंस मीनिंगफुल होने चाहिए, यानी ऐसे कनेक्शंस ना बनाएं कि जिनके साथ हम ताल्लुकात बनाएं और हमें कुछ हासिल ही ना हो। दोस्त ऐसे बनाएं कि जो आपको आपके मुसीबत के वक्त काम आए। जैसे कि दावत इस्लामी वाले हैं, माशाल्लाह शब्बीर भाई को देखिए, ये खुद जो है वो इंजीनियर है ना। ऐसे आपको जो है वो कई स्टूडेंट मिलेंगे जो दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं। माशाल्लाह बेटा, आप भी दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाते हैं। कौन कौन दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाता है आप में से? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे FGN चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को आप अपना फ्रेंड बनाएं, इनके साथ रहें, इनके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें। इंशाल्लाह ये आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे और आप अंदर ही अंदर हल्का फील करेंगे। कुछ बोलना है? जी बापू, एक सवाल कर रहा था। जी बोलिए। सवाल है बापू, जैसे कि लोनलीनेस जब इंसान में दाखिल होती है, अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो समटाइम हमारा एटीट्यूड थोड़ा चेंज होता है, बिहेवियर में काफ़ी हद तक रूडनेस आ जाती है। तो ऐसे में होता है कि वालिदैन से बज़ा औक़ात हम शाउटेड वॉइस में या लाउड वॉइस में बिहेव होता है, अदरवाइज अपने भाई हो तो उनसे एक मिसबिहेव वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसको डील एग्जैक्ट शेयर करना तो है, बट उसको डील कैसे करें कि मैं इस तरह का एटलीस्ट बिहेवियर ना करूं, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। तो ऐसे हालात में मुझे या ऐसे इस्लाम को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो हमें कुरान और हदीस भी इस बात का हुक्म देती है कि अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी हम ना करें, उनके साथ अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें। अगरचे हमारे वालिदैन ऐसी बात कह रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम अपने वालिदैन के साथ शाउट करके बुलंद आवाज़ से लाउडनेस के साथ बात करें। ये हमको कुरान ने तालीम दी है, हमें हमारे हदीस में, हमें इस्लाम में ये सिखाया गया है कि अपने वालिदैन के सामने अपनी आवाज़ को पस्त रखो, यानी कम रखो। तो जब कभी वालिदैन की बात समझ में ना आए तो बेटा जो है वो अपने को रिप्लाई बैक और जो है वो लाउडनेस के साथ बात नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वक्त आप जो है वो थोड़ा सा अग्रेशन को कंट्रोल कर लें, खामोश हो जाए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। अम्मी अब्बा थोड़ी देर जब उनका जो है वो गुस्सा और पारा जब चढ़ता है तो वो बोलना शुरू करते हैं और रुकते नहीं हैं। उस वक्त जब आप रिप्लाई बैक करते हो, आप काउंटर करते हो, तो क्या होता है फिर वो और नाराज़ होते हैं, फिर बात बढ़ती चली जाती है। ये सिर्फ वालिदैन के साथ नहीं, वालिदैन के साथ तो एक काफ़ी जो है वो इनके साथ हमारा रिस्पेक्ट वाला मामला है, बल्कि आप नॉर्मल लाइफ के अंदर भी दोस्त से भी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब आप आगे चल के कोई प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, ठीक है, या मैरिड लाइफ होगी, आप सबकी शादी भी होगी इंशाल्लाह, तो घर के अंदर चाहे आपकी बच्चों की अम्मी हो, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका जो है वो जॉब में कोई कॉलीग हो, उसके साथ जो है वो आप बातें अगर ऐसी थोड़ी सी जो है वो एक होता है ना हीट ऑफ द मोमेंट में चली जाती है, तो उस वक्त जो है वो आप कोशिश करें अपनी आवाज़ को और अपनी बातों को कंट्रोल करने की। आप जितना कंट्रोल करेंगे ना, उतनी बड़ी मुसीबत से आप बचेंगे। कभी कभार ये होता है कि बंदा बोलने लगता है और इतना कुछ बोल जाता है कि बाद में उसको पछतावा होता है, यार मैंने क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलता तो अच्छा रहता।
और इसी ज़बान की वजह से फिर बंदा जो है मार भी खा जाता है। कहीं रास्ते में जो है वो किसी के साथ उलझ गया, सामने वाले को देखकर समझा नहीं कि ये मुझे जो है वो अगर मार देगा, एक आध जो है वो उठाकर दे देगा, तो जो है वो मैं तो गया। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो बंदा अगर अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लेता तो मार खाने से बच जाता, ज़बान पे कंट्रोल कर लेता तो जॉब से जो है वो फायर होने से बच जाता, ज़बान पे कंट्रोल कर लेता तो माँ बाप भी जो है वो इसको मारते नहीं। ठीक है, तो ये सब ताल्लुक है कि जो है वो एंगर मैनेजमेंट, एग्रेशन से बचना और ज़बान पे कंट्रोल रखना, ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा दाऊद इस्लामी के माहौल में आते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे सवालात आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी की तरफ से? जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद समीर हुसैन सरवर अली रहमानी है। और भी कुछ है आगे? जी इतना सरनेम है रहमानी। रहमानी सरनेम है, अच्छा ठीक है। करंटली आई परस्यू बैचलर ऑफ कॉमर्स। मेरा क्वेश्चन इस रिगार्डिंग है कि आजकल कॉमन टॉपिक है इसका, बहुत स्टूडेंट्स इस पे एग्री करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन बहुत तकलीफ देता है आजकल। जैसे ऑनलाइन स्टडी हो गई आजकल, ऑफलाइन भी है लेकिन ऑनलाइन पब्लिक ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि टाइम सेव करता है बंदे का। लेकिन हम जब शेड्यूल बनाते रात में, जब उसका आउटपुट चेक करते हैं तो बहुत कम निकलता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे कैसे कंट्रोल करें, स्टडी में ज़्यादा कैसे फोकस करें, इस पर आप रहनुमाई फरमा दीजिए। ऐसा ही है? हाँ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डिस्ट्रैक्शंस, ये ना तो उसे एक वर्ड बोला है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की पूरी लिस्ट है कि क्या क्या आ रही है चीज़ें। ज़्यादातर तो भी सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आज के दौर में सोशल मीडिया की तरफ से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ज़्यादा है। जी। आपको नहीं लगता कि ये जो डिस्ट्रैक्शन हम पहचान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, बट जो है वो इसका कुछ सल्यूशन नहीं कर रहे? डिस्ट्रैक्शन है हमें, स्पेशली आप खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हमें डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन का काम क्या होता है? वो हमें सफलता से रोकता है, कामयाब होने से रोकता है। दुश्मन का बेसिक टारगेट ये है, हम आपसे जो हसद करेगा ना, वो कोशिश करेगा कि जो है वो आपके कामयाबी के बीच में कुछ अड़चन लेकर आ जाए ताकि आप कामयाब ना हो सकें। डिस्ट्रैक्शन सेम काम करता है। यू कैन से दैट कि डिस्ट्रैक्शन इज अ साइलेंट एनिमी। ठीक है, और ये डिस्ट्रैक्शन का आज सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, है ना? सोशल मीडिया की वजह से हम जितना डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, शायद जो है वो हम और दूसरी चीज़ों से इतना डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक ही सोल्यूशन दूंगा शब्बीर भाई, वो ये है कि सोशल मीडिया भी मैं ये कहूँ कि जो है वो आप मोबाइल एकदम से यूज़ ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है? नहीं। मैं अगर आपसे कहूँ कि जो है वो मोबाइल जो है वो आप एक काम कीजिए कि उसको जो है वो किसी दूसरे दोस्त को प्रेजेंट कर दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए। ठीक है, और जो है वो, या चलो अपने बड़े भाई को दे दो, अम्मी को दे दो, और आप मोबाइल के बिना ज़िंदगी गुजारिए। आप गुजार सकेंगे? नॉट पॉसिबल, नहीं गुजार सकेंगे। कुछ ज़रूरतें भी हैं और कुछ जो है हमारी मजबूरी भी बन गया है। इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द लाइफ। आज के दौर में ये सोल्यूशन देना कि मोबाइल यूज़ मत करो, तो ये जो है वो समझ लीजिए कि प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। लोग आपकी सुनेंगे नहीं बल्कि आपको बेवकूफ़ कहेंगे। ठीक है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन, बीच वाली राह, वो ये है कि मोबाइल पर एक लिमिट सेट कर दीजिए कि कितना मुझे जो है वो मोबाइल को यूज़ करना है। सेट द लिमिट, ओके। और जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, एंडलेसली स्क्रॉलिंग करते हैं, यानी स्क्रॉल करते चले जाते हैं। अभी यार इतना जो है वो वीडियोस का क्रेज़ हो गया है, इतनी वीडियोस हैं, इतने शॉर्ट्स हैं, इतने रील्स हैं कि बंदा बस स्क्रॉल करते चला जाए। वो वीडियोस आपको हमेशा नई वीडियो आती है, न्यू वीडियो सजेशन में आ रही है। तो ये जो स्क्रॉलिंग हो रही है हमारी, इस पर कुछ लिमिट लगा दें। ठीक है, अवॉइड करें इतना एंडलेसली स्क्रॉल करना। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी आंखों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तो कर सकते हैं ना। चलो मैं आपको कहता हूँ कि गिव अप ऑन मोबाइल्स, तो करेंगे आप? ठीक है, आपको पता है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, बट आप जो है वो गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम यार बीच वाली राह तो इख्तियार कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो। तो लिमिट लगाने का अगर आप प्लान कर लेते हो, किसी का जहन बन रहा है कि आपसे कुछ लिमिट सेट कर देंगे कि इतनी देर ही मैं दिन भर में जो है वो मोबाइल यूज़ करूँगा, उसके लिए क्या कहते हैं जी आप 1.5 hour, 1.5 hour पूरे डे में जी। और आपका स्क्रीन टाइम भी आपको बताता है ना, आपने कितनी देर मोबाइल यूज़ किया है। ठीक है, भाई ने जैसा बताया, तो स्क्रीन टाइम आप चेक कर लिया करें कि आज मैंने अपनी जो लिमिट सेट की है उसको क्रॉस तो नहीं कर ली।
तो ये लिमिट जब लग जाएगी ना इंशाल्लाह, तो आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचेंगे। अच्छा, आप जो है वो अपने आप को कंपेयर करें, वाकई में जो आपके अम्मी अब्बा आपको कंपेयर करवाना चाहते हैं और आपके टीचर्स आपको जिनसे कंपेयर करवाना चाहते हैं, कौन है वो? कौन होते, किससे कंपेयर करवाना चाहते हैं आपको? जो इंटेलिजेंट है, जो टॉपर्स है, टॉपर्स। उनका देखिए ना, उनका लाइफ पैटर्न क्या है, उनका लाइफ पैटर्न आप स्टडी कीजिए। वो कितना मोबाइल यूज करते हैं, क्या वो भी सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं? वो यूज करते हैं बट जरूरत जितना, ठीक है। उनको अगर मोबाइल यूज करना है तो वो नोट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। उनको अगर जो है वो मोबाइल यूज करना है तो वो जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज करेंगे। हमको मोबाइल यूज करना है तो हम जो है रील्स देखेंगे, हम जो है वो फेसबुक पे चैट करेंगे, हम इंस्टा पर जो है वो जाकर लोगों से कनेक्शंस बनाएंगे। तो हमारे और उनमें फ़र्क है ना, तो फिर आपको तो आपके पेरेंट्स और टीचर्स उनके साथ ही कंपेयर करते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। और एक डिस्ट्रैक्शन है शब्बीर भाई जी, एक और चीज है सर कि मोबाइल फोन के साथ साथ एक और चीज है, वो है हमारे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं भी उसी पर आने वाला था जी। फ्रेंड्स तो हम छोड़ नहीं सकते और इनको तो इस तरह से हम बाउंड भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, बीच की राह को या सॉल्यूशन दे कि हम फ्रेंड्स के साथ भी रहे और फ्रेंड्स हमारे लिए सपोर्टिव बने, डिस्ट्रैक्शन ना बने। देखिए, फ्रेंड्स है ना, वाकई में अगर गौर करें आप, तो फ्रेंड्स भी हमें ऐसे बनाने चाहिए कि जो हमारे लाइफ में हमारे काम आ सके, ठीक है। ये याद रखिए, जिसके साथ आप रहते हो आप वैसे बन जाते हो, ठीक है। आप जो है वो जैसी सोबत इख्तियार करोगे आप वैसे बन जाओगे। अच्छी सोबत इख्तियार करोगे अच्छे बन जाओगे, बुरी सोबत इख्तियार करोगे तो बुरे बन जाओगे। तो सोहबत जो है वो रंग लाती है, सोहबत जो है वो ये आपके अंदर वैसा बना देती है, आपके अंदर वो क्वालिटीज ले आती है जिसके साथ आप रह रहे हो। आप नमाजी के साथ रहोगे आप नमाजी बन जाओगे। आप जो है वो किसी गाली देने वाले के साथ उठ के बैठोगे तो क्या होगा, आपकी ज़बान पे भी गाली आ जाएगी। आप मुझे बताइए, कितने घरों के अंदर जो है वो वालिदैन अपने बच्चों को गाली सिखाते हैं? वालिदैन कभी बच्चों को बोलते हैं कि देख बेटा गाली इस तरह से देनी चाहिए? नहीं होता है ना। बच्चा गाली कहाँ से सीखता है? दोस्तों से सीखता है। तो ये जो दोस्त है ना, ये आपको गाली भी सिखा रहा है, ये आपको नमाजों से दूर कर रहा है, फिर इसकी वजह से आप जो है वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो क्यों ना ऐसा हो कि ऐसी दोस्ती जो मेरी दुनिया और आखिरत का नुकसान का सबब बन रही है, मैं उसको छोड़ दूं और अच्छी दोस्ती इख्तियार करूं। माशाल्लाह बेहतरीन आपने मशवरा, लेकिन इसमें चूज ऑफ फ्रेंड जिसके आप बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स का वो आइडेंटिफाई कैसे करें? अभी हमें तो नहीं पता कि वो बंदा है कैसा। हमने जस्ट इंटरेक्शन किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मुतासिर हो गए, हमने बात कर ली, अब पता चला कि उसके मामला कुछ और है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला, लेकिन अब तक कि उससे बात करने की हैबिट बन चुकी थी हमारी। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करा जाए? जब आइडेंटिफाई हो जाए ना कि ये दोस्ती जो है वो खतरे से कम नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, आप मुझे बताइए सैयद साहब कि आप खाना खा रहे हैं, आपको पता नहीं था कि खाने में जो है वो कोई जहर या कोई जो ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए। अब वो आपको पता चल गई तो अब वो खाना फौरन छोड़ दोगे ना, स्पिट भी कर दोगे, थूक भी दोगे, भाई मुंह में चले गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको जिस वक्त पता चल जाए कि ये दोस्त मेरा अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए और उसका जो है वो एडिक्शन ना करो कि यार भाई ये गलत है, मालूम है, तब भी जो है उसी के साथ बैठना उठना, उसी के साथ जो है वो खाना पीना, ये सब नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बापू, हम अच्छे दोस्तों को फिर किस तरह पहचाने? हाँ, अच्छे दोस्त की पहचान क्या है? तो यार एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो ऐसा शख्स हो ना जिसको देखकर अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाए वो अच्छा है, सुभान अल्लाह। ऐसे उसे दोस्ती कीजिए, ठीक है। और जो नमाज नहीं पढ़ता है वो कैसे अच्छा हो सकता है? आप कह रहे हो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, भाई नमाज के ठिकाने नहीं है और वो तो जो है वो गलत काम करता है, ज़बान से गालियाँ निकालता है, वो कैसे अच्छा हो सकता है? वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। ऐसे से दोस्ती करें कि जिसको जो है वो खुद अपने वालिदैन के साथ अदब से बात करता हो, ठीक है। ऐसे से दोस्ती करें कि वो आप जनाब की बातें उसकी होती हो, ठीक है, आप जनाब से बात करने वाला हो, उसकी अच्छी आदतें हमारे अंदर भी आ जाए। तो ऐसे दोस्त आपको दावत इस्लामी के माहौल में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो दावत इस्लामी वालों से दोस्तियाँ करें। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी में आपको ऐसे भी इस्लामी भाई मिलेंगे जो हलाल रोज़गार भी कमाते हैं और साथ में दीन की खिदमत भी करते हैं। जैसे कि मेरा आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड देख ले तो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड एक टीचिंग से है, ठीक है। मैंने MSc किया है, B.Ed किया है, ठीक है, टीचिंग की है। इसी तरीके से हमारे जो है वो शब्बीर भाई,
ये इंजीनियर है, दावत इस्लामी में डॉक्टर्स हैं, दावत इस्लामी में बिजनेसमैन हैं। तो अलग अलग प्रोफेशंस में आपको लोग मिलेंगे। डेंटिस्ट दावत इस्लामी में मिलेंगे, डॉक्टर्स आपको अलग अलग वेरियस जो है वो फील्ड्स के डॉक्टर्स आपको दावत इस्लामी में मिलेंगे। दावत इस्लामी में क्या नहीं है, आ जाओ दावत इस्लामी में। दोस्ती करनी है तो दावत इस्लामी वालों से कर ले, इंशाल्लाह। आपको आपके स्टूडेंट्स भी मिलेंगे दावत इस्लामी में, माशाल्लाह। आप खुद माशाल्लाह इज्तिमा में जाते हैं तो आपको दावत इस्लामी वाले ऐसे भी मिलेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग भी है और साथ साथ में जो है वो स्टूडेंट भी है। जब मैं कॉलेज जाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामा पहन के कॉलेज जाता था और हम कॉलेज में जाकर नेकी की दावत भी देते थे। अच्छा, मैंने ये काम कैसे किया आपको पता है? मैंने हमारे सीनियर्स से सीखा। मेरे से जो है वो 2-3 साल सीनियर्स थे, हमारे 2 इस्लामी भाई थे, एक ज़मीर भाई आपके वडाला वाले एंटोफिल वाले ज़मीर भाई, और जो है वो रेहान बरकाती भाई, पहले मदनपुरे में रहते थे। तो ये 2 इस्लामी भाई मेरी कॉलेज में थे, मुझसे सीनियर्स थे। तो वो जो है वो नेकी की दावत देते थे। मदनी, उस वक्त नेकी की दावत कहते थे, अभी मदनी दौरा कहते हैं। तो वो जो है वो नेकी की दावत देते थे, मदनी दौरा कॉलेज के अंदर करते थे। तो उनका देखा देखी अब उन्होंने मुझे जो है वो इसका काम दिया कि भाई अभी हम पास आउट होने वाले हैं, ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अब नए दावत इस्लामी वाले आए हो कॉलेज के अंदर, तो अब इस जो है वो रूटीन को आपने कंटिन्यू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया और मेरा देखा देखी बहुत सारे ऐसे जो है वो यंगस्टर्स थे कि वो भी माशाल्लाह इमाम पहन के आने लगे, उन्हें भी मोटिवेशन मिला। तो यू शुड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, ठीक है? तो बहुत कुछ इंशाल्लाह हम जो है वो कर सकते हैं, बट दोस्त जो है ना वो अच्छे बनाए, इंटेलिजेंट लोगों को दोस्त बनाए, जो पढ़ाई करते हैं ऐसों को दोस्त बनाए, जो टाइम वेस्ट करते हैं उनको दोस्त ना बनाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी तरफ से है? पहले से हाथ उठाए हुए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। माशाल्लाह। बाबू, अफेयर के बारे में कुछ बताइए ना। अफेयर के बारे में क्या बताना? अभी जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, वो कॉलेज जा रहा है, बट वो अफेयर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसे ताना मारा जाता है कॉलेजेस में कि तू अफेयर नहीं कर सकता। उसकी मैस्कुलिनिटी हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ पे उस पर क्वेश्चंस उसको किए जाते हैं। तो इस पे आप अपनी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, ठीक, बैठिए। यानी ये प्रॉब्लम ये बताना चाह रहे हैं कि आज जो है वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि आज हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेरी कोई जीएफ होना चाहिए, ठीक है? ये इस बात को मैं पहले तो ये कहूँगा कि जिस चीज़ में अल्लाह की नाराज़गी है ना, उसमें कभी इज्जत नहीं मिल सकती है, ठीक है? अल्लाह की नाराज़गी में कभी इज्जत नहीं है, बंदा कभी कामयाब नहीं होगा। और जैसा कि आपने एक वर्ड बोला कि लोग जो है मैस्कुलिनिटी को कहते हैं कि जो है वो अगर आपके पास गर्लफ्रेंड्स हैं तो आप मैस्कुलिन हैं, आप मर्द हैं। मर्दानगी जो है वो इससे जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है? तो कहा जाता है मैस्कुलिनिटी इज नॉट डिफाइंड बाय द रिलेशनशिप्स, मैस्कुलिनिटी इज डिफाइंड बाय योर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर कैसा है, आप लोगों की कितनी मदद करने वाले हैं। मर्दानगी इस बात को कहते हैं कि आपने कितनों को हेल्प किया। मर्दानगी इस बात को कहते हैं कि रास्ते पे जो है वो कोई बूढ़ी औरत या कोई बूढ़ा शख्स जो है वो जा रहा है, आप जाएं और उसकी मदद करें, उसे रोड क्रॉस करवाएं, किसी ब्लाइंड पर्सन की मदद करें, ठीक है? इसको मर्दानगी कहते हैं। और आप देखिए कि जो इन चक्करों में पड़ता है, रिलेशनशिप में उलझता है, तो सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या होता है पता है? वेस्ट ऑफ टाइम, उसका टाइम बर्बाद होता है ना? एग्री करेंगे आप लोग इस बात से? एग्जैक्टली। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इनको माइक दीजिए। जी जी, ज़्यादातर देखा जाए तो सब उन लोग मतलब चैटिंग्स करते हैं, चैटिंग्स में बाकी बेउमती रील्स भी भेजी जाती है आजकल, और कभी कदार तो कॉलेज बंक करके उन लोग मुलाकात करते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है और वेस्ट भी हो जाता है। ये भी बड़ा इशू बाबू। इस पे भी कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। सबसे बड़ी बात मैंने शुरुआत में ही कही कि अल्लाह की नाराज़गी। बिल्कुल। देखिए ये सब में जो है वो कितना बड़ा बड़ा गुनाह हो रहा है, मुलाकातें कर रहे हैं, न जाने इसके नेक्स्ट लेवल की भी बातें होती होगी। तो अल्लाह पाक हमें इन सब गुनाहों से बचाए। और साथ में आप ये भी देखें, अगर आप दुनियावी तौर पे भी देखें, आपका कितना बड़ा लॉस है इसमें। आप गए हैं कॉलेज में स्टडी के लिए, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप आशिक बन गए, ठीक है? डॉक्टर बनने गए थे और आप आशिक बनकर आ गए। अब जो है वो उसके बाद में अगर ब्रेकअप हो गया, आप खुद सोसाइटी में रहते हैं, आपको पता है क्या क्या होता है ना? ब्रेकअप हो गया तो आप इमोशनल टर्मोइल में चले जाएंगे, ठीक है? स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, अफसोस करते रहेंगे, पढ़ाई पे से पूरा कंसंट्रेशन खत्म। चाहे आपका जो है वो रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है या आपका जो है वो ब्रेकअप हो गया है, दोनों सूरतों में आपकी पढ़ाई का नुकसान है। आप अपने गोल से हट गए,
आपका गोल क्या था? सक्सेसफुल बनना। आपका गोल क्या था? डॉक्टर बनना। आप तो जनाब जो है वो कुछ और बने बैठे हैं, और जो है वो आप अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है वो मैं कामयाब हो जाऊं। और कभी भी याद रखिए, वक्त से पहले कोई भी चीज़ करने जाएंगे ना तो उसमें मज़ा नहीं है, उसमें लॉस है। जैसे कि फल की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आप फल जो है वो वक्त से पहले खा लेंगे, पकने से पहले खा लेंगे, टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। उसको थोड़ा इंतज़ार करते, पकने देते, थोड़ा सा वो राइप होता तो खाने का मज़ा कुछ और होता, उसमें मिठास आती। तो आप क्या कर रहे हैं जनाब? आपका टाइम ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही बाइक की, और आप जो है वो चले रिलेशनशिप करने के लिए, आप चले जो है वो GF वाले मैटर में पढ़ने के लिए। तो आप अगर इंतज़ार कर ले, थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दे दें, कुछ अच्छे इंसान बन जाए, सक्सेसफुल बन जाए, तो इंशाल्लाह देखिए फिर कितने रिश्तों की लाइन लगती है। एवरीथिंग कम्स एट द राइट टाइम, ये याद रखिए, एवरीथिंग कम्स एट द राइट टाइम। कभी भी जो है वो वक्त से पहले कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है। जो वक्त से पहले चीज़ आपको मिल गई वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो गुनाह समझकर इस काम को छोड़ देना चाहिए, सबसे पहली बात। और फिर बाद में दुनियावी नुकसानों पर भी नज़र होना चाहिए कि कितना हमारा जो है वो नुकसान है। और ये सब चीज़ों में, अच्छा इसमें फाइनेंशियल लॉस भी होता होगा ना? फाइनेंशियल लॉस तो बहुत ज़्यादा। कैसे फाइनेंशियल लॉस से बुरा क्या है ये देखते हैं अभी, चलिए ये बताइए। तो चॉकलेट से गिफ्ट देते हैं और टेडी बियर्स बहुत सारे, मतलब एक दूसरे को दिया जाता है, उसमें तो फाइनेंशियल लॉस भी होता है। कुछ तो पॉकेट्स मनी, कुछ मॉम डैड से जेब से पैसे चुराना, ये सब होता है। अल्लाह, ऐसा भी होने लगा है। देखिए यानी ये तो बहुत गलत बात है कि जो है वो आपके वालिद, आपके अब्बू जान धूप में खड़े रहकर रोज़ जो है वो मुंबई की ट्रेन से ट्रैवल करके, धक्के खा के, इतनी मेहनत करके पैसे जमा करके लेकर आ रहे हैं, और आप जाकर जो लड़कियों में पैसे उड़ा रहे हैं। ठीक है, कितनी बुरी बातें हैं। ठीक है, पैसा आपने नहीं कमाया है, आपके वालिद का पैसा है। जिस दिन आप कमाएंगे ना, उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आज आप नहीं कमा रहे, आपको कदर नहीं है। ठीक है, बट जिस दिन कमाएंगे उस दिन एहसास होगा कि ये पैसा क्या है। तो इसलिए जो है वो ये पैसों का भी लॉस है, स्ट्रेस बढ़ता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, टाइम बर्बाद होता है। ये सब काम छोड़े, और जो है वो अगर किसी के इश्क में आप चाहते हैं मुब्तला होना, तो आप मदीने के इश्क में आ जाइए, आप मदीने वाले के इश्क में आ जाइए। इंशाल्लाह ये ऐसा इश्क है, जब आप मदीने वाले के आशिक बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो दुनिया में भी मज़ा आएगा, आपकी रातें भी अच्छी गुजरेगी, आपको मज़ा आएगा। इसमें सुकून है, दिल को सुकून मिलता है। मदीने वाले की याद में जीना गोया के दिल को सुकून पहुंचाना। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दीजिए इनको। जी, जैसा आप अभी फरमा रहे रिलेशनशिप में चॉकलेट वगैरह देते, टेडी बियर, ये रिलेशनशिप अपने वालिदा से भी बना सकते, तो उससे घर को बेनिफिट होगा। क्योंकि बात कही, वाह। पेरेंट्स अपने लिए इतना कर रहे, किसी किसी की वालिदा भी कमाने के लिए निकलना पड़ता है मजबूरी में, फिनेंशियल लॉस जैसा आप बताए। अच्छा, तो इनकी बात जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा कि अलग वे से बोलता हूँ, जो बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। हमने जो है वो कोई लड़के ने, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, उम्मीद है कि आप लोग दावत इस्लामी के माहौल से तो इन सभी बातों से बचे हुए होंगे। तो कोई लड़के ने किसी लड़की को गिफ्ट दिया, अब वो लड़की को गिफ्ट देकर ना उसको दुनिया का फ़ायदा है ना दीन का फ़ायदा है, बल्कि आखिरत भी बर्बाद, पैसों का भी लॉस। ठीक है, अब वही गिफ्ट अपनी वालिदा को दे देता, जैसा भाई ने कहा माशाल्लाह। तो अगर अपनी वालिदा को देता तो वालिदा के साथ मोहब्बत भरा सलूक करना इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। रिवायत में आता है कि जिसने अपनी वालिदा को रहमत भरी निगाह से देखा, शफकत भरी निगाह से देखा, मोहब्बत से देखा, उसे हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा। वालिद और वालिदा दोनों के लिए सवाब है। ठीक है, कि अगर जो है अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखे तो हर नज़र पर हज्जे मबरूर का सवाल। साहबा इकराम ने पूछा अगरचे 100 बार देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे 100 बार, यानी 100 बार भी दिन भर में देखे ना मोहब्बत से अपने वालिदैन को, तो आपको हर नज़र पर जो है वो सवाब मिलेगा। और एक वो है जो नामहरम है, लड़की जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है, आपने रिलेशनशिप बना लिया, या उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए आप उसको बार बार देखते हैं, उसे जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिशें करते हैं, हर नज़र पर गुनाह है, हर नज़र पे, क्योंकि वो आपके लिए नामहरम है। नामहरम है, आप उसके साथ जो है वो चाहे मुलाकात करें चाहे उसको आप देखें, हर नज़र पर गुनाह है। और माज़अल्लाह जो अपनी आंखों को हराम से पुर करेगा, कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों में जहन्नम की आग डाल दी जाएगी। दुनिया में भी अपनी आंखों की हिफाजत करें ताकि जो है वो आखिरत के अजाब से हमारी हिफाजत हो सके।
आपकी बातों से सर मैं एक चीज गौर कर रहा था, अब तक जितने क्वेश्चंस हो रहे थे ना, वो सारी चीजें सक्सेस में जो रुकावट थी वो दूसरी चीज बन रही थी। ये क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि हमारी सक्सेस में हम खुद ही रुकावट बन रहे। राइट। यानी बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है कि जिससे हम स्टडी में भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और हम यानी कि हमारा खुद का नहीं और हम अपनी वजह से दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना जी। क्योंकि ये सिर्फ एक का नहीं, दो का रिलेशन होता है जी। तो दो फैमिली एक तरह से इन्वॉल्व हो रही है। लड़कियों को भी गौर करना चाहिए। लड़कियों को जो है वो बड़ी उम्मीद के साथ उनके वालिदैन पढ़ने के लिए भेजते हैं। जो बच्चियां मुझे अगर चैनल पर देख रही हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब काम ना करें। आपको बड़ी उम्मीद के साथ आपके वालिदैन पढ़ने के लिए भेजते हैं और अपने रिश्तेदारों के ताने बर्दाश्त करने के बावजूद वो आपको इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ेगी, एजुकेशन हासिल करेगी और दुनिया में जो है वो एक अपना मकाम, एक स्टेटस कायम करने में कामयाब होगी। बट आप वहाँ जा रहे हो और कॉलेज में जाकर जो है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, रिलेशनशिप में पढ़ रहे हो। ये बड़े शहरों में शब्बीर भाई ज़्यादा देखा जाता है। बड़े शहरों के हालात बहुत ख़राब हैं। कुछ ऐसे भी केसेस बाबू देखने को मिले कि जो बाय है अब उसको भी पढ़ाना है, लेकिन अब फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है, अब बाई की स्टडी को लेफ्ट कर दिया, अब वो बेचारा कमाने जा रहा है सिस्टर के लिए, अब वो वहां जाके अगर ऐसे सब में पड़ेगी तो कैसा होगा मामला। वही है कि एक्चुअली ये एज जो होती है ना बड़ी इमेच्योर एज होती है। इसमें जो है वो पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें और वो बच्चों को देखे कि वो किस राह में जा रहे हैं। कॉलेज में भेज दिया आपने, बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। आप कॉलेज में भेजने के बाद में उन पे तवज्जो भी देना, वो कर क्या रहे हैं। आप पहले तो ऐसी कॉलेज का इंतखाब करें जहां पर जो है वो आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आप सिर्फ जो है बड़े नाम और बड़े काम देखकर जो है वो आप अपने बच्चों को भेज देते हैं, बाद में फिर जो है वो अफसोस करते रह जाते हैं कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या कर दिया। तो एजुकेशन देना है बच्चों को, बट साथ साथ में ये भी तो देखना है कि हमारे बच्चे जो है वो गलत राह पे ना चले जाए, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, पर सर इसमें पढ़ाना भी तो है, तो दावत इस्लामी माशाल्लाह अलग अलग सॉल्यूशंस देती है, इसके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं है क्या दावत इस्लामी के पास? दावत इस्लामी अपने तौर पर कोशिशें कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि दावत इस्लामी ही हरफ आखिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी जो है वो स्कूल्स भी चला रही है। अभी माशाल्लाह हमारे बच्चे मैट्रिक तक पहुंच गए माशाल्लाह। अनकरीब इंशाल्लाह हम जो है वो इंटरमीडिएट की तालीम दारुल मदीना जो कि दावत इस्लामी का स्कूल है, इसमें इंटरमीडिएट एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। 11th 12th स्टार्ट करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट कायम हो गया जो कॉलेजेस दावत इस्लामी के अंदर स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है। इंशाल्लाह जो है वो डिग्री कॉलेजेस, फिर पैरामेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसकी भी हम जो है वो प्लानिंग में लगे हुए। बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? बट उससे पहले शब्बीर भाई जो बच्चे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं ना, इनको तो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है और जिन वालिदैन के बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, तवज्जो दें, उनको गलत राह पे जाने से बचाएं। सर मैं इस लो अफेयर वाला भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन उठा था, इसको कंक्लूड करता हूँ कि जैसे अभी हम एक्सेप्ट कर लिए जो भी इस्लामी भाई और बहन देख रहे जिनके बिहाफ पे हम इधर आए, कि अगर हम अब सुधरना चाहते कि हाँ आप तंग हो गए कि आपकी बात सुन के हमें जहन मिल रहा है कि अब हमको बदल जाना चाहिए, आज अच्छा बनना चाहिए, तो इसके लिए आप कैसे इस्लाह करेंगे कि हम क्या अब कैसा माहौल हम पकड़े कि हम सुधर जाए? हाँ, अच्छा माहौल पकड़े। बैठिए, पहले आप तशरीफ़ रखें। अच्छा माहौल इख्तियार करना चाहिए और सबसे पहले तौबा करना चाहिए। गुनाह है ना ये, तो गुनाह किया है तो गुनाह करने के बाद में सबसे पहले तौबा करना चाहिए। तौबा करें, नियत करें कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो आप दावत इस्लामी का माहौल इख्तियार करें। शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि आप दावत इस्लामी के माहौल में रहें, हफ्तावार इज्तिमा में आएँ, जो हमारी बच्चियाँ हैं वो भी दावत इस्लामी के इस्लामी बहनों के इज्तिमा में जाएँ, तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छे माहौल में रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे तो इंशाल्लाह तरबियत भी होती रहेगी और हम अपने गोल पर कंसंट्रेट कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे। वरना जो है वो फिर तो डाइवर्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें दाएं बाएं आगे पीछे सब लगी हुई है जो आपको आपके फोकस से डाइवर्ट करती रहेगी। ठीक है, तो फोकस से डाइवर्ट नहीं होना है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे यूजुअली कैसा है कॉलेजेस में एक चीज़ बड़ी आम है, रैगिंग्स के नाम से बड़ी मशहूर है। इसमें सीनियर्स जूनियर्स के साथ, जूनियर्स उनके जूनियर्स के साथ, बज़ा औक़ात हम कॉलेज के वॉचमैन्स वगैरह को भी इसमें शामिल कर लिया करते। तो इन रैगिंग्स के दौरान जो मामलात होते हैं इसमें क्या रहनुमाई देंगे कि ये करना पहले तो करने वालों के लिए क्या है और जिन पे ये बीतती है, बज़ा औक़ात इसमें हरामकारी की तरह बंदा ढकेल दिया जाता है, जैसे कि भाई माज़अल्लाह तू कुछ ऐसा काम कर दे, सिगरेट वगैरह ले आ, इस तरह के अल्फाज या कुछ ऐसे जो आउट ऑफ बॉक्स
बंदा को जाना ही पड़ेगा, ना जाएगा तो फिर वो काफी ज्यादा उस पर तशद्दुद चालू हो जाता है। जी, तो जी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जी, ऐसे में क्या करना चाहिए, राइट। ये जो इश्यू इन्होंने रेस किया है, रैगिंग। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए कि आप में से किसी के साथ रैगिंग हुई है कॉलेज में? अच्छा, बड़े डिसिप्लिन वाली कॉलेज में आप लोग जाते हैं। वैसे कॉलेजेस में जो है वो रैगिंग होती है। मैं जिस कॉलेज में था ना, उसमें भी रैगिंग हुई थी, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। अच्छा, आप में से किसी ने रैगिंग किया है? आप बहुत स्माइल कर रहे हैं। जी किया आपको आपने? मैंने अपने कॉलेज के दौर में किया था, मैंने उससे तौबा भी की थी। तौबा कर ली है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक। तो रैगिंग जो है वो ये बहुत बुरी चीज़ है। रैगिंग क्यों करते हैं उम्मन, मैं आपको बताता हूँ। एक रीज़न, बेसिक रीज़न इसका होता है कि हम सीनियर्स हैं। सीनियरिटी का जो है वो एक समझ लीजिए कि जो है वो खुमार जहन पर छाया हुआ होता है कि भाई हम सीनियर्स हैं और हम सीनियर्स को जो है वो जूनियर्स पर अधिकार होता है। बहुत बड़ी वजह है ना इसमें, कमज़ोरी जो होती है, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी की वजह होती है कि कॉलेज का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। स्कूल में नॉर्मली जो है वो डिसिप्लिन होता है, टीचर्स प्रेमाइसिस के अंदर भी, क्लासरूम के बाहर भी जो है वो उनकी नज़र होती है, तवज्जो होती है। प्रिंसिपल राउंड पर होता है, वो बार बार देखता है जा जा कर के जो है वो डिसिप्लिन है या नहीं है। ठीक है, कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। कॉलेजेस में क्या है, वंस द टीचर, वंस द प्रोफेसर हैज लेफ्ट द क्लास, तो फिर अब जो है वो बाहर नहीं देखता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेमाइसिस। ठीक है, लोग जो है वो वरांडा में बैठकर क्या कर रहे हैं, लोग जो है वो कैंटीन में बैठ के क्या कर रहे हैं, इस पर लेक्चरर की, प्रोफेसर्स की, प्रिंसिपल की और कॉलेज मैनेजमेंट की तवज्जो होती नहीं है। अब इसका फ़ायदा उठाते सीनियर्स। ठीक है, सीनियर्स जो है वो देखते हैं कि कोई है ही नहीं ध्यान देने वाला, तो अब उनको चाहिए क्या, फन। दे वांट ओके। तो फन हासिल करने के लिए फिर वो अलग अलग तरीके इख्तियार करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जूनियर्स को अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं। जी हाँ, मैंने जुल्म कहा, इट्स नॉट फन। जो भी चीज़ लोगों को तकलीफ पहुंचाए वो फन नहीं होती है। ठीक है, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ में मज़ा नहीं होना चाहिए, इसको जुल्म कहते हैं। ये तशद्दुद है, ये गलत चीज़ है। और इसी वजह से फिर आदमी एक्सट्रीमिस्ट बनता है और उसकी आदतें जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाती हैं। उसको लोगों को सताने में मज़ा आता है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने में मज़ा आता है। और फिर जो ये सीरियल किलर्स होते हैं ना, जो लोगों का मर्डर करते हैं, क्राइम करते हैं, इनका बैकग्राउंड देखिएगा, ये कॉलेज लाइफ में ही बिगड़े हुए होते हैं और इसी तरह की हरकतें करने वाले होते हैं। अगर किसी तरह से इनको कंट्रोल कर लिया जाता इस एज में, आपकी एज में, तो ये किलर्स नहीं बनते, ये मर्डरर नहीं बनते, ये क्रिमिनल नहीं बनते। क्यों बने क्रिमिनल? क्योंकि कॉलेज में इन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। अब आखिरी बात मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ये कहूँगा कि भाई आप जो है वो सीनियर हैं, तो सीनियर जो है वो जूनियर्स की मदद करे ना। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, अगर सीनियरिटी का आपको इतना ही ख्याल है कि हम सीनियर्स हैं, तो आप अपने जूनियर्स की मदद करें। कहीं ना कहीं जो है वो सीनियर्स को लगता है कि जनाब जो है वो हमारे साथ रैगिंग हुई है, तो हमें भी जो है वो अपने जूनियर्स को बख्शना नहीं है, जो हमारे साथ हुआ है हम वो रिपीट करेंगे। ठीक है जी बापू, ऐसे बिल्कुल जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, हमारे साथ भी हुआ था। तो एक कहीं ना कहीं हमने भी ठान रखी थी कि भाई ये माहौल मेरे साथ हुआ था, अब चूँकि हम सीनियर बन चुके तो अभी हम भी इसी तरह का मामला रखेंगे। कि उस वक्त सही गलत का इतना हमें जजमेंट नहीं था, बस हमारे साथ हुआ तो हमने भी कर दिया, हमारा ये था। लेकिन इस चीज़ का मैं खुद आई विटनेस हूँ कि मैंने देखा है कि जब हम रैगिंग, क्योंकि मैंने भी एक वक्त था कि इस मामलात में रहे, तो इसमें बजा हुआ दोस्तों काफ़ी मज़ा आता है करने में, लेकिन बाद में उस बंदे पर जो हालात बीतते हैं वो बड़ा एक मुश्किल वक्त उसके लिए हमने देखा हुआ है। तो ऐसे में हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, और जिन सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस पे हो रहा है उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिनके साथ हो रहा है ना, उनको जो है वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, कॉलेज के मैनेजमेंट को बताना चाहिए, प्रिंसिपल को जाके रिपोर्ट करना चाहिए कि इस तरह से कॉलेज में हरकतें हो रही हैं। ये ना सोचे कि जो है वो, अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि एक 40 साल का शख्स जो ऑलमोस्ट जो है वो यंग नहीं बल्कि जो है वो एकदम मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंच चुका है ना, हाई लेवल तक पहुंच चुका है ना। अब ऐसा शख्स जो है वो, इसके साथ अगर कोई दुनिया में, अगर उसके शहर में, उसके घर के आसपास कोई गलत हरकत करे उसके साथ में, उसको नुकसान पहुंचाए, तो वो कंप्लेन करेगा पुलिस में जाके। तो कंप्लेन करना जो है वो आपकी मैच्योरिटी को लो नहीं करता है। हम ये सोचते हैं कॉलेज के अंदर कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमें ये सिखाया जाता है कि आप अभी बड़े हो गए हो, आप कंप्लेन मत करो।
ठीक है। आप स्कूल में कंप्लेन करते थे, है ना, स्कूल में जाकर जो है वो बच्चे ने, अगर किसी ने, आपके क्लासमेट ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप टीचर को बोलते थे। बट कॉलेज में आने के बाद में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि यहाँ पे कंप्लेन नहीं करना भाई, आप बड़े हो गए हो। एक 40 साल का शख्स, एक 45 साल का शख्स वो जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, तो जो है वो, हम तो अब 17 और 18 साल के आप लोग, और 17-18 साल के बच्चों के साथ में अगर रैगिंग हो रही है तो इनको बेशक कंप्लेन करना चाहिए कॉलेज के मैनेजमेंट से। बाकायदा रैगिंग, एंटी रैगिंग सेल बना हुआ होता है कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इसी तरीके से जो है अपने पेरेंट्स को भी बताएं, और इंशाल्लाह आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे। अंदर ही अंदर जो है वो बर्दाश्त ना करें। और जो मैंने एक बात कही वो मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप सीनियर हैं तो आप सीनियर होने का जो है वो अच्छा जो है वो पहलू इख्तियार करें ना कहीं तो चेंज लानी पड़ेगी। आपके सीनियर्स ने सीनियरिटी का ये मतलब समझा कि हम अपने से जूनियर्स को हम दबाएंगे, जुल्म का निशाना बनाएंगे। कहीं ना कहीं तो ये चेन को ब्रेक करना पड़ेगा ना। अच्छाई की चेन को ब्रेक नहीं होने देना है, बुराई की चेन को फौरन ब्रेक कर देना है। तो आप एक नया ट्रेंड इख्तियार करें, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो नया ट्रेंड इख्तियार करें कि सीनियर्स का मतलब ये होना चाहिए कि जूनियर्स को हेल्प करने वाले। एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ डूइंग रैगिंग विद देम, आप जो है उनकी मदद कीजिए, आप जूनियर्स को वेलकम करें। आपकी कॉलेज में जो नए आ रहे हैं उनको वेलकम करें, उनकी मदद करें। नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना है। हॉस्टल भी होते हैं कुछ कॉलेजेस के अंदर, तो हॉस्टल में जो है वो रूम लेने का क्या तरीक़ेकार होता है, तो ये सब बताने का जो है वो आप उनको जाकर बताएं, उनकी हेल्प करें। इंशाल्लाह देखिए ये जो जूनियर्स है ना, ये भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, इफ़ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, ठीक है। आप जब रिस्पेक्ट देंगे ना तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, और अगर आप जुल्म करेंगे, रैगिंग करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली जो है वो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी अपनी आदतें ख़राब होगी और आप क्राइम की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो खुद को जो है वो रैगिंग से, जुल्म सितम से बचाएं। यही एक एज है जिसमें हम अच्छी आदतें सीख सकते हैं, और अपने आप को जो है वो मैच्योरिटी पर पहुंचाते वक्त हम जो चाहते हैं बने, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो यही एज में हम अपने आप को उस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गई माशाल्लाह, आज आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें आपने कही, अच्छे सवालात थे, और इन सवालात के ज़रिए से इंशाल्लाह हमारे FGN चैनल के ज़रिए से कई स्टूडेंट्स का भला होने वाला है इंशाल्लाह। तो क्या कहेंगे अभी आखिर में, कुछ बात है आपको अच्छा लगा आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बापू के बड़ा मज़ा आया, मुतमईन अंदाज में जवाब आते हैं, और ये ऐसे सवाल आते हैं जो जनरली आम है जी, और कहीं कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं मिला, बट FGN के तरफ से इंशाल्लाह आपने काफ़ी ज़्यादा हद तक का अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई की है। उम्मीद करते हैं कि कई सारे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हासिल ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो आपको नहीं लगता है कि FGN चैनल सबको देखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, घरों में लगाएंगे FGN चैनल इंशाल्लाह। आपको भी मैं थैंक्स कहता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई, हमारी भी रहनुमाई हो गई, और जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये गाइडेंस हो गया। इंशाल्लाह ये मैं आगे भी काम आए। और ये तो ऐसी चीज़ है ना, FGN पे चल रहा है ना, तो ये जब तक देखा जाएगा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी रहनुमाई होगी। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, FGN टीम का भी, और दावत इस्लामी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, माशा। बस FGN चैनल देखिए, दावत इस्लामी इंडिया के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू कम्युनिटी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो।